मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, पुनः आपका इस कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत, जो बीए थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस और एमए फाइनल के वो विद्यार्थी जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट ऑप्शनल पेपर को चयन करते हैं, उनके लिए उपयोगी है। दार्शनिक राजा के सिद्धांत से पहले उसकी कुछ प्रस्तुतियों का परिचय ज़रूर कर लेना चाहिए। प्लेटो के गुरु जो सुकरात थे, उनकी मृत्यु ने प्लेटो के मस्तिष्क में बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा कर दिया। व्यवहारिक राजनीति के नेतृत्व का प्लेटो का जो सपना था वो टूट गया और उसने अपना कदम राजनीति से दर्शन की ओर बढ़ाया। अपने श्रद्धेय गुरु की मृत्यु के शोक से विक्षुब्ध होकर वह 12 वर्षों तक देश विदेश का भ्रमण करता रहा। उस समय एथेंस में प्रजातंत्र, स्पार्टा में धनिक तंत्र तथा सिराक्यूज में अत्याचार तंत्र प्रचलित था। किसी राज्य की सरकार न्याय पर आधारित नहीं थी। प्लेटो ने रिपब्लिक के 8वें और 9वें खंडों में विभिन्न शासन प्रणालियों का वर्णन किया है जो उस समय विभिन्न राज्यों में प्रचलित थी। यूनान की जनता शासन से संतुष्ट नहीं थी। एथेंस में प्रजातांत्रिक सरकार थी, लेकिन मूर्ख अयोग्य व्यक्तियों का शासन पर अधिकार था। प्लेटो यूनान के नगर राज्यों में एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसका आदर्श राज्य एक ऐसी शिक्षा पद्धति तथा साम्यवाद पर आधारित है। उसके आदर्श राज्य में प्रजातंत्र, धनिक तंत्र या अत्याचार तंत्र का कोई स्थान नहीं है। वह वस्तुतः दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक है और वह अपने आदर्श राज्य की सत्ता भी दार्शनिकों के हाथों में ही देना चाहता है, क्योंकि उस समय उसने एथेंस के प्रजातंत्र, स्पार्टा के अल्पतंत्र या धनिक तंत्र और सिराक्यूज के निरंकुश तंत्र के कुकृत्यों को अपनी आंखों से देखा था और वह इसका निराकरण करना चाहता था। वह एक ऐसी शासन प्रणाली का चित्र प्रस्तुत करना चाहता था जिसमें कि उसके गुरु सुकरात सरीखे ऋषि तथा परम तत्व ज्ञानी को विष का प्याला ना पीना पड़े। और उसका ये विश्वास था कि दार्शनिक शासन होने से राज्य को उन रोगों तथा दोषों से मुक्ति मिल सकती है जिनसे वो पीड़ित या ग्रसित थे। उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते अथवा राजाओं तथा राजकुमारों में दर्शन की भावना या शक्ति नहीं आ जाते और राजनीतिक महानता तथा ज्ञान का एक ही व्यक्ति में संगम नहीं हो जाता, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए प्लेटो दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादक है और उसके न्याय सिद्धांत में भी हमने देखा
कि वो मानव आत्मा में 3 प्रधान गुणों को देखते हैं, वासना, शौर्य और ज्ञान, और उसी के अनुरूप वो समाज को भी 3 वर्गों में बांटते हैं। संरक्षक वर्ग, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन चाहता है, वो दार्शनिक शासक कौन है, अर्थात उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उनमें है कि वो ज्ञान का प्रेमी होना चाहिए, अर्थात जीवन के आरंभ काल से ही वो ज्ञान के अर्जन में उसकी अभिरुचि होनी चाहिए। और इसके लिए प्लेटो एक उन्नत शिक्षा प्रणाली की योजना भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो 6 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक ज्ञान का अर्जन कर परम सत्य के विचार से युक्त होता है। दूसरा गुण है सत्य का प्रेमी। दार्शनिक राजा सत्य का प्रेमी होता है, अर्थात वो संसार की रंगीन तस्वीरों या क्षणिक सौंदर्य में विश्वास नहीं करता। वह सांसारिक कठपुतलियों का भागी भी नहीं बनता है। उस दार्शनिक शासक को निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब, धोखा डिगा नहीं सकते। वह सृष्टि की शाश्वतता तथा सत्यता का अन्वेषण करता है। तीसरा गुण तीक्ष्ण स्मरण शक्ति। दार्शनिक शासक तीक्ष्ण स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। तीक्ष्ण स्मरण शक्ति का व्यक्ति ही दार्शनिक शासक बन सकता है। क्षीण स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति दार्शनिक ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता। और एक गुण है न्याय का प्रेमी। रिपब्लिक का प्रमुख विषय भी हमने देखा कि न्याय है, तो प्लेटो ने न्याय के अन्वेषण और उसकी स्थापना के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, और दार्शनिक राजा आदर्श राज्य का शासक है, अतः उसे न्याय का प्रेमी होना चाहिए। साहस। दार्शनिक राजा में साहस का गुण भी आवश्यक है। वह मृत्यु से नहीं डरता। वह लोभ, संकीर्णता, क्षुधा, ईर्ष्या, इंद्रिय सुख से ऊपर रहता है। सत्य की प्राप्ति के बाद उस पर क्षुधाओं का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। और एक और विशेषता या गुण है उनमें, वो है सज्जनता, भद्रता और लोकप्रियता। अर्थात दार्शनिक राजा भद्र तथा लोकप्रिय होता है, उसमें सज्जनता और सामाजिकता का गुण होता है, और इन गुणों के अभाव में वह कभी लोकप्रिय शासक नहीं हो सकता। ये प्लेटो के दार्शनिक राजा के विभिन्न गुण हैं जो उसमें होने चाहिए। प्लेटो ने जो दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसमें उसकी तमाम जो अवधारणाएं हैं, न्याय है, सदाचार है, शिक्षा है, संपत्ति है, साम्यवाद, इन सब का अवसान दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में होता है। और इस दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लेटो की
दार्शनिक राजा के शासन की जो मूल धारणाएं हैं उसमें पहला है, शासन करने की योग्यता का एकमात्र आधार ज्ञान है। अर्थात प्लेटो ये कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक आचरण को अनुशासित एवं नियंत्रित करने का अधिकार एकमात्र बुद्धि अथवा विवेक को है। जिस प्रकार की एक आदर्श और पूर्णतः सुखी मनुष्य वही होता है जो अपनी वासनाओं, तृष्णाओं, साहस, ओज को पूर्णतः अपने विवेक के नियंत्रण में रखता है। वह राज्य भी आदर्श माना जा सकता है जिसमें वासना प्रधान उत्पादक वर्ग तथा शौर्य प्रधान सैनिक वर्ग के ऊपर शुद्ध एवं निर्लिप्त बुद्धि से संपन्न दार्शनिकों का पूर्ण नियंत्रण हो। तो पहली खास आधारभूत मान्यता उसकी है कि शासन करने की जो योग्यता है उसका एकमात्र आधार ज्ञान है। यानी जो परम तत्वज्ञानी हैं, विवेकवान, प्रज्ञावान हैं, वो दार्शनिक शासक बने। दूसरा है, एक आदर्श राज्य कुलीन तंत्र ही हो सकता है। कैसे? क्योंकि किसी भी समाज में और किसी भी काल में विशुद्ध विवेक एवं निर्लिप्त बुद्धि से संपन्न व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। ये सर्वोत्कृष्ट गुण कुछ बिरले ही व्यक्तियों में पाया जाता है। अतः प्लेटो की जो परिकल्पना है आदर्श राज्य की, वो एक अभिजात वर्ग तंत्र या कुलीन तंत्र ही हो सकता है। वह वयस्क मताधिकार सरीखी किसी व्यवस्था के ऊपर आधारित कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो प्लेटो शासन के संदर्भ में एक आदर्श राज्य कुलीन तंत्र ही हो सकता है, ये विचार प्रस्तुत करते हैं। तीसरी उनकी आधारभूत मान्यता है कि शासकों तथा राज्य के हित सर्वथा एक रूप होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राज्य के कल्याण के अतिरिक्त शासकों का अपना कोई निजी हित या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने आप को पूर्णतः राज्य की समग्रता में विलीन कर देना चाहिए। उनको स्वार्थ भाव से सर्वथा मुक्त रखने के लिए उन्होंने संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की एक विलक्षण व्यवस्था प्रस्तुत की है, ताकि राज्य की सेवा के अतिरिक्त उनका कोई निजी जीवन नहीं रह जाए। और लास्ट एक चौथी आधारभूत मान्यता है कि शासकों के ऊपर कानूनों के बंधनों का अभाव है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजाओं को कानूनों के प्रतिबंधों से सर्वथा मुक्त रखा है। अब सोचने की बात यह है कि एक परम सत्य का दृष्टा, परम तत्व का ज्ञाता, निरपेक्ष ज्ञान से संपन्न, सदाचार की साकार मूर्ति दार्शनिक राजाओं के ऊपर किसी प्रकार के बाह्य प्रतिबंध लगाए भी कैसे जा सकते हैं। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि प्लेटो ने उनको खुला छोड़ दिया है। प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और उनमें 4 प्रतिबंध हैं, और उन प्रतिबंधों को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: निर्धनता, विलासिता नहीं; दूसरा, आत्मनिर्भर राज्य; तीसरा, न्याय की व्यवस्था हो; और चौथा, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन नहीं। तो पहला प्रतिबंध उनका है, वो है दार्शनिक राजा को अपने राज्य में निर्धनता तथा विलासिता को नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि निर्धनता से राज्य में क्रांति होती है और धन के कारण आई विलासिता नागरिकों को आलसी, निकम्मा तथा व्याभिचारी बना देती है। अतः निर्धनता और संपन्नता दोनों पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा प्रतिबंध है आत्मनिर्भर। दूसरा बंधन है उनका कि वह राज्य का आकार इतना अधिक नहीं बढ़ना चाहिए कि उसकी एकता खंडित हो जाए। तो प्लेटो चाहते हैं कि राज्य न तो बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो, बल्कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। और तीसरा प्रतिबंध है
न्याय की व्यवस्था। दार्शनिक राजा पर तीसरा प्रतिबंध यह है कि उसे न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति निश्चित कार्य का पालन करता रहे। और चौथा प्रतिबंध है शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं, अर्थात उनके अनुसार कि शिक्षा पद्धति में कोई नवीन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं करेगा दार्शनिक राजा, क्योंकि जब संगीत की तानें बदलती हैं तो उसके साथ ही राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। अतः प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को उपयुक्त बंधनों के द्वारा अपरिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था का सेवक बनाता है तथा उसकी सत्ता को मर्यादित और सीमित कर देता है। धन्यवाद।